लोगों को उसमें मजा। नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ हैं इस समय ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। उन दोनों महानुभावों का स्वागत करता हूं और सीधे चलता हूं ओंकार जी के पास। ओंकार जी, राम मंदिर वाले विवाद में होसबले जी का संघ सरकारवाह का बयान आ गया, आपने देखा? क्या बयान है साहब, वो भी बता दीजिए, मेरी नजर से अभी गुजरा नहीं है। वीरेंद्र जी माफी को चाहूंगा। देखा हुआ है तो वीरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। वीरेंद्र जी, जी। जरा उसका सर, तबसरा कर दें। उन्होंने जो जो चर्चा अंदर खाने हो रही है, जो खुल के तो हो रही थी, अब वो आ गया है। और उम्मीद थी कि जो सीधे अयोध्या के मुद्दे से जुड़े हुए भैया जी जोशी हैं, वो बोलेंगे। लेकिन भैया जी जोशी की वजह से ये बयान दिया है होसबोले जी ने। और उसमें उसको जो है एक मेहरबानी ये की गई है कि किसी पे हमला नहीं किया गया है। राम जन्मभूमि निर्मित मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग, श्रद्धा, बलिदान के बाद श्रद्धा, आस्था, भक्ति का केंद्र बना है। उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया है और फिर ये कहा है कि आरएसएस सहित संपूर्ण हिंदू समाज को की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इन घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए परिणाम कारक कदम उठाए जाएंगे, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था, श्रद्धा अखंड व अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से आह्वान करता है, इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य संयम का परिचय दे और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। तो कुल मिलाकर के ये जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता जो बोलता है उसी की भाषा में बयान है। बट और और ये मैं यहाँ आज ये कह सकता हूँ कि अयोध्या के सारे पत्रकारों को और अयोध्या एक टेम्पल टाउन, तो आप कभी गए जरूर होंगे, देखा ही होगा आपने। मैं तो साहब मैं तो रहा हूँ। फैजाबाद में मेरे पिताजी पोस्टेड थे। और एक आदमी जो कि बहुत निर्धन आदमी था, वो भगवत कथा में अगर 1 लाख लोगों को भोजन करा रहा है, तो अयोध्या ऐसे छोटे शहर में ये बात लोग पूछेंगे नहीं, भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। और अयोध्या के जो के और वैसे मंदिरों में तो ऐसे लोगों को सेवादार कहा जाता है। और तो जो कर्मचारी होते हैं, सब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं। सहारा का जो 30,000 करोड़ रुपया सेबी ने जब्त कर रखा है, उसमें 1100 करोड़ रुपया एक कटोरी देवी है गोरखपुर की। लेकिन सेबी पिछले 20 साल में खोज नहीं पाई ये कटोरी देवी कौन है। अगर आपके पास अभी 10 करोड़ रुपए आ जाए, तो म्यूचुअल फंड वाले, इंश्योरेंस वाले, बैंक वाले आपका घर घेर लेंगे। उनको खबर मिल जाएगी है कि इतना पैसा आ गया ऋषि जी के पास। लेकिन 1100 करोड़ रुपए कटोरी देवी को जो है वो पैसा बेनामी था। यहाँ तो खुलेआम हो रहा था, सबको जानकारी थी कि कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है। और वो जो टिन्नू यादव है, जो सो कॉल्ड ड्राइवर है चंपत राय का, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैसे बना हुआ था? आपसे बेहतर कौन जानता है। मंदिर में के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति सबको नहीं होती है। टिन्नू यादव कैसे हर जगह जा रहा था? टिन्नू यादव सारे वीआईपी के दर्शन का जिम्मा उसके पास था। उसका कोई डिफाइंड पद तो खाली वो ड्राइवर है, लेकिन वो मंदिर का सर्वे सर्वा बना हुआ था। और अयोध्या कोई बंबई तो है नहीं कि जहां जहां आपको ड्राइवर की आवश्यकता हो गाड़ी के साथ। तो गड़बड़ तो हुई है। और इसमें लापरवाही हुई है। और जो एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर जो इन्हें बनाना चाहिए था 2020 में ट्रस्ट के गठन के बाद, वो नहीं बना। 2024 जनवरी में जब इसका उद्घाटन हुआ तब बनाना चाहिए था, तब भी नहीं हुआ। और अब जब ये मामला पकड़ में आ गया है, तो अब जो है ये सब हो रहा है। जैसे आज के एक अखबार ने बहुत लंबी स्टोरी की है, अंग्रेजी के अखबार ने, कि ये दक्षिण के मंदिरों में व्यवस्था है कि कैश काउंटिंग के स्टाफ को जब वो जाता है और जब आता है बाहर, दोनों बार शिफ्टिंग होती है।
और बिना जेब की शर्ट या कुर्ता होता है। तो ये सब जो चीज़ें वहाँ हो रही थी, वहाँ लापरवाही हुई है। और जो अनिल मिश्रा हैं, वो तो अयोध्या के स्थानीय व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी हमेशा वो चर्चा में रहे हैं। लेकिन जो इसका पॉलिटिकल फॉल आउट है, जो अपोज़िशन अब तक जो है मस्जिद की ओर दौड़ रहा था, अब वो मंदिर की ओर दौड़ने लगा। ये बड़ी अजीब समस्या हो गई है अब अपोज़िशन के सामने। अखिलेश यादव की जो लाइन और लेंथ पूरी तरह गड़बड़ा गई है। जब हुँ। से मंदिर का मामला सामने आया है 3 जून को, तब से उन्होंने पीडीए का नाम नहीं लिया है। और मैं आज मैं पूरे निष्ठा के साथ राहुल गांधी की मैं प्रशंसा करूँगा कि अभी तक उन्होंने इस मुद्दे पे कोई बयान नहीं दिया है। उनको मालूम है कि ये हमारा पिच नहीं है। क्योंकि बीजेपी को ये मालूम है कि उसका पिच जाति की राजनीति नहीं है। इंडिया को ये मालूम है कि मंदिर जो है उसकी पिच नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने इतना ज़्यादा बोला है अयोध्या को लेकर के, योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतने निजी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक इतना मजबूत कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया है कि योगी जी समाजवादी पार्टी का 90 से लेकर के आज तक का इतिहास पूरा जनता को बता रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि वो हर दिन एक जिले की में यात्रा पे जाते हैं और विकास योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, लोकार्पण करते हैं, शिलान्यास करते हैं और जनता को उसमें आनंद आ रहा है। तो अखिलेश यादव की लाइन और लेंथ जो है एकदम बुरी तरह जो है गड़बड़ा गई है। अब तो उन्होंने ये भी डेट दे दी है कि जो उनका इटावा में जो मंदिर बन रहा है, उसका जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद वो अयोध्या जाएँगे। ये उन्होंने कह दिया है। आज तक अयोध्या नहीं गए हैं और ये अच्छी तरह उनको भी मालूम है कि जनता की हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के, मंदिर के मुद्दे को लेकर के, सनातन धर्म के इश्यू को लेकर के इंडिया अलायंस के दलों की हिंदू समाज में कोई साख नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अब आप जो है असली बात ये है कि पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव परिणाम के बाद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि पूरा अपोजिशन मुस्लिम वोट के ट्रैप में फंसा हुआ है। और बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने मुस्लिम वोट को ध्वस्त किया है, अब उनमें ये बेचैनी हो रही है कि मुस्लिम वोट ट्रैप से कैसे बाहर आया जाए। यूपी में मुस्लिम यादव केवल समाजवादी पार्टी के साथ है। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल अनचैलेंज्ड है। कोई बीजेपी को चुनौती देने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल अयोध्या आ चुके हैं। वो पंजाब में लव कुश मंदिर बनवाने जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा। वो बहुत बड़ा प्रसार कर ये अब वो उन्होंने ये भी कहा है, एक मिनट, उन्होंने जी, ये भी कहा जी, है कि आम आदमी पार्टी अकेली सनातनी पार्टी है। जी, 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 जी। तो अब जो काम विश्व हिंदू परिषद नहीं कर पाई पंजाब में, तो विश्व हिंदू परिषद का अधूरा सपना केजरीवाल करेंगे पूरा, ये सब हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो जो इंडिया अलायंस है, जो समाजवादी पार्टी है, इसकी लाइन लेंथ गड़बड़ा गई है और बीजेपी के बारे में लोग कुछ कहें, लेकिन वो मंद-मंद मुस्कुरा के बैठे हुए देख रहे हैं और जितनी तेज कार्रवाई सरकार ने की है 3 जून को मामला आया, 13 जून को एसआईटी बन गई और 7-8 दिन में एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद 8 लोग अरेस्ट हो गए, करोड़ों रुपया रिकवर हो गया, रिमांड भी आ गई है और जो उन्होंने इल्लीगल जो इस पैसे से जो संपत्ति बनाई है, उसको अ, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। कि इसको बुलडोज़र गिराया जाएगा या नहीं गिराया जाएगा, ये काम भी अगले 3 दिन में हो जाएगा। और दूसरे अयोध्या के वकीलों ने बार एसोसिएशन ने ये एप्लीकेशन दी है थाने में कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ भी मुकदमा किया जाए, अभी तक तो नहीं हुआ है। ले और आज विनय कटियार का भी बयान आया है। विनय कटियार ने कहा है कि उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है, उन्होंने नाम लेके कहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ये दोनों जेल जाएँगे। हालाँकि और विनय कटियार तो 90 से अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2019 में अयोध्या के बारे में निर्णय आने के बाद वो एकदम किनारे कर दिए गए इस पूरे मामले से। तो विनय कटियार को अपना हिसाब भी बराबर करना है कि हमको किनारे कर दिया तुम लोगों ने तो अब हम करेंगे। तो इसमें कुछ बड़ा होगा, निश्चित तौर पे होगा और ऐसा ओवरहॉल होगा कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और ये बात साफ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड यूपी चीफ मिनिस्टर आर ऑन सेम पेज। ये जो मीडिया में चड्डू खाने की खबर चलती है ना कि पीएम में और सीएम में कोई कोल्ड वॉर है,
इट्स ऑल रबिश, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा और मंदिर में बहुत तेज परिवर्तन हो चुके हैं, वो ऑलरेडी फोर्स में आ गए हैं। अगर कोई आज अयोध्या जाए तो उसको दिखाई पड़ेगा कि वहां पे सारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। जी 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 ओंकार जी, देखिए, विजेंद्र जी पहले जो है वो अगर थोड़ा। होश बोले जी के बयान पर बात करें, जी तो जैसे घर का एक बुजुर्ग अपनों को फटकारने की कोशिश करता है, अपने ही हिसाब से समझाने की कोशिश करता है, और कुल मर्यादा, कुल की, वंश की जो मर्यादा है, गरिमा है, जो गौरव है, उसको ध्यान में रख कर के आचरण करने की सीख देता है। उन्होंने संभवतः वैसा ही आचरण किया है, वैसा ही बयान दिया है, और लगे हाथ उन्होंने ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कह ही दिया है कि कुछ ताकतें इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। तो वो जायज है या नाजायज है, क्योंकि वो अगर विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, तो लोकतंत्र उनको भी ये हक देता है कि वो आलोचना करें। लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से कुछ ज्यादा ही अति उत्साह में और अधिक ही सक्रियता के साथ और थोड़ा सा निम्न स्तर पर जाकर के इसे महाडकैती या इस तरह के नाम दे रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, और इसके छींटे एक तरीके से डालने की कोशिश कर रहे हैं योगी और मोदी पर, तो फिर उनकी कुल मिलाकर के नियत पर संदेह होता है। बाकी इसमें तो कोई दो राय किसी की हो नहीं सकती है कि गलत हुआ है, और ये पकड़ में आ गया, ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है। अब कार्रवाई हो रही है, ये और भी अच्छी बात है। वहां व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, होनी चाहिए थी, पहले से ही नींद से जागना चाहिए था, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि करोड़ों लोग वहां दर्शनों के लिए आ रहे हैं, और प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने के बाद तो वहां जो आने वालों की भीड़ है, तादाद है, संख्या है, वो 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। पहले अगर बहुत कम लोग आते थे, 10% लोग आते थे, तो अब ये बढ़कर के 100% हो गए हैं। बहुत लोग आए हैं, बहुत चढ़ावा आया है। उसकी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसमें कुछ खामियां रही हैं। अब उन खामियों को दूर कर लिया जाए तो बेहतर है। बाकी इसके कोई राजनीतिक प्रभाव होंगे, मुझे नहीं लगता संजय जी। जी जी बस मुझे जो सारा लगता है ना कि एक आरएसएस, खासतौर से आरएसएस वीएचपी जो है, उनको इसमें कहीं बीच में पड़ने की बात नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लगता है कि शायद चंपत राय को बचाने का प्रयास हो रहा है। इसको लेकर फिर लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। अयोध्या में भी रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे वहाँ के जो लोकल बार एसोसिएशन है वो भी रिएक्ट कर रही है, अयोध्या के लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं कि वह चंपत राय नहीं बचने चाहिए किसी भी कीमत पर। और मैं देख रहा था कई सारे जो हैं वो पुराने जो संघ के संबंधित जो लोग हैं, बड़े 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 लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया चंपत राय के बचाने में कहीं जो है वह आप अपने आप पर कलंक मत ले लेना, ये बात आ रही है। जी ओंकार जी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। डे वन से हो रहा है ये कि चंपत राय को और अनिल मिश्रा को बचाया जाए, क्योंकि उनका नाम एफआईआर में नहीं आया। क्योंकि चंपत राय जी उस ट्रस्ट के महामंत्री हैं, स्वामी गोविंद देव गिरी कोषाध्यक्ष हैं। तो जब चंपत राय जी का पूरा अपना संपूर्ण नियंत्रण मंदिर के हर मामले में था, यहां तक कि उनका टकराव भी हुआ है नृपेंद्र मिश्रा से, जो कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। तो जब पूरा नियंत्रण चंपत राय जी के पास था, तो उनकी जवाबदेही तो तय करने की मांग तो उठेगी ही, उन्हें जवाब देना चाहिए। अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मई में इस मामले को पकड़ लिया था, वो एक कर्मचारी के घर भी गए थे, उन्होंने तब भी कहा था कि
इसकी एफआईआर कराओ। तो ये उन्हें बताना चाहिए जनता को आकर के कि ये इतने लंबे समय से ये घोटाला चल रहा था, ये पहली बार उनकी जानकारी में कब आया और उन्होंने प्राथमिक स्तर पर क्या कदम उठाए कि इसको कैसे रोका जाए। तो ये सारी बातों का अभी उत्तर मिलना शेष है और एसआईटी ने भी उनसे लंबी पूछताछ की है। अब एसआईटी की रिपोर्ट फाइनल कब आती है, कब पब्लिक होती है, वो उसमें क्या कहती है और मेरा ये भी मानना है कि ज आप उनका नाम भले ना लाएँ, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में ट्रायल में जाएगा, तब चंपत राय जी को कोर्ट में तलब किया जाएगा। तलब करने से रोकना बहुत कठिन होगा। डिफेंस लॉयर जो है ये बात उठाएगा कि साहब ये जो है मामला ये ज़िम्मेदारी तो महामंत्री की है, तो आप चंपत राय को बहुत लंबे समय तक बचा नहीं सकते। वो भले कोर्ट में जवाब दें या अभी दें, लेकिन इतने प्रश्न उनको लेकर के हैं क्योंकि सीईओ तो वही थे ना। मंदिर में कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं था, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सारी शक्तियाँ और पूरा दायित्व तो उन्हीं के पास था, तो जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है। तो देर-सवेर उनको और अगर वो अभी जवाब दे देते हैं ये सारी शंकाओं का समाधान कर देते हैं, तो हो सकता है उनको भविष्य में ट्रायल के दौरान तमाम तरह के ह्यूमिलिएशन से वो बच सकें। लेकिन ये मामला ट्रायल के दौरान उठेगा ज़रूर। जब चार्जशीट दाखिल होने के बाद और कानून के सभी जानकार लोग जानते हैं कि वो क्या सज़ा मिलती है, क्या होता है, वो बहुत बात की बात है। ट्रायल के दौरान ही काफ़ी फर्जियत होगी। जी। जी। तो अब दूसरा विषय लेते हैं। ओंकार जी, बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब की सीएम और पीएम को जेल वाला बिल भी है, वो भी लाया जा रहा है। तो 3-3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएंगे मॉनसून सेशन में। आप क्या सुन रहे हैं? देखिए, ये तो बहुप्रतीक्षित बिल है, जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे और ये कड़ा मन बना करके ही ऐसे बिल लाए जा सकते हैं, जो एक साहस का परिचय ये सरकार पहले से देती आ रही है, तो इसने फिर साहस दिखाया है। और ये बिल क्यों लाना पड़ा? 5.5 महीने तक आप तिहाड़ में बैठे हैं, वहीं से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। तो सवाल ये है कि अगर संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई तब संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो उन्होंने ये कल्पना नहीं की होगी कि कोई इतना बेशर्म मुख्यमंत्री भी होगा, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, जिसको जेल में भी डाल दिया जाएगा, जो न्यायिक हिरासत में होगा, जिसको चुनाव प्रचार के लिए 1 महीने के लिए विशेष जमानत भी दे दी जाएगी और वो फिर भी इस्तीफा नहीं देगा पद से। तो जो हालात पैदा कर दिए गए इस लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चारा क्या है? क्योंकि सवाल तो उस समय मोदी सरकार पर भी उठे थे, होम मिनिस्ट्री पर भी उठे थे, एलजी पर भी उठे थे कि भाई आप रिपोर्ट बना करके केंद्र को भेजो कि यहाँ पर एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है और इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो सरकार गवर्न कैसे करेगी, चलेगी कैसे? जो डे बाय डे के फैसले होते हैं, बहुत सारी फाइलों पर चीफ मिनिस्टर की चिड़िया बैठानी होती है, वो कैसे होंगे? और कई तरह के संकट पैदा भी हो गए थे। जो स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों को के आदेश दिए जाने थे, वो नहीं दिए जा सके समय पर। एक क्योस की स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये कानून ऐसे हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिए, पर मेरा मानना इसमें अभी भी है कि इसमें 1 महीने की मियाद रखी गई है कि अगर कोई 1 महीना तक जेल में रहता है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी या कोई कर्मचारी या क्लर्क या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल 3 दिन भी जेल में रह लेता है, न्यायिक हिरासत में रह लेता है, तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसकी सेवाएं समाप्ति का मामला बन जाता है। तो ये सारी चीजें इन पर देखना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। 1 महीना क्यों? आप
वही रूल यहाँ भी लागू करिए जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। जी संजय जी, मैं ये कहना जी एक मेरा भी मत है ये कि जी जो इंडिया की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और पॉलिटिकल प्रोसेस से जो नए मुद्दे उभरते हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन उभरते हैं, तो उसका समाधान हमारे यहाँ लेजिस्लेशन में ढूंढा जाता है। जैसे राजीव गांधी के समय एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया, वो बाद में कई बार अमेंड हुआ और उसमें कहा गया कि दो तिहाई से कम में बात नहीं चलेगी। और दूसरा जो अटल जी के समय लाया गया था कि मंत्रिमंडल की संख्या पे कैप लगा दिया गया 15% का। और मुझे याद है 97 में कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस को तोड़ा गया, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा गया और यूपी में मंत्रियों की संख्या 100 के ऊपर हो गई थी। और जब अटल जी से पूछा गया कि आपने हरिशंकर तिवारी जैसे अपराधी को मंत्री क्यों बना दिया, जो कि गोरखपुर का था, तो अटल जी ने कहा कि वो हमारी पार्टी का विधायक नहीं है। उन्होंने कहा कि उसको हमने टिकट नहीं दिया था, वो हमारी पार्टी का नहीं है। तो उसी समय अटल जी के समय ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और ये व्यवस्था बनाई गई थी कि अब मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यूपी की संख्या 60 है, यही केंद्र में भी है। तो ये जो बिल आ रहा है, ये भी भारतीय व्यवस्था में जो क्षेत्रीय पार्टियों का भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, तमिलनाडु में डीएमके है। डीएमके का जो मंत्री जेल में था उसको तो गवर्नर आर एन रवि ने बर्खास्त कर दिया था, लेकिन बाद में उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा था क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं कि मंत्री अगर जेल में है तो उसको गवर्नर बिना मुख्यमंत्री की संस्तुति के डिसमिस कर सकता है, डिसमिस नहीं कर सकता। और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की ओर से इसका ज्यादा विरोध किया जाएगा। इसका विरोध तो क्षेत्रीय पार्टियां ही करेंगी, नहीं नहीं नहीं, उसमें कांग्रेस तो कर समाजवादी रही है पार्टी। विरोध। कांग्रेस को 4 खतरे हैं। अच्छा, मतलब अभी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा इसके ऊपर भी कैंपेन नहीं शुरू किया है, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि दे आर म्यूटेड। क्या कह रहे हैं वैसे वो खुल के? मेरा जो विचार है, उनको 4 खतरे हैं, उनके 4 चीफ मिनिस्टर। अरे सर, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। अभी कांग्रेस ने अभी खुल करके अपना पक्ष नहीं रखा है कि वो नहीं, उसका उनका एक ही स्टैंड क्या पक्ष होगा है। उनका पार्लियामेंट में। तो देखिए एक ही पक्ष है और ओंकार जी उससे सहमत होंगे। उनका केवल एक ही पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करेगी उनको उसका विरोध करना है, विरोध सच्चे करना ही विरोध करना है। करना ही करना है उनको। नहीं, तो वो तो करेंगे। मैं इस सरकार को बहुत सारे सुझाव दे सकता हूं अगर ये मेरी बात माने तो। मैं तो दीजिए ये भी दीजिए दीजिए सुझाव प्लीज। दूंगा मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि ये जो दल हाँ, बदल करके आते हैं, इनको उस कार्यकाल में मंत्री पद या लाभ का पद नहीं दिया जाना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था करें। ये जो दूसरे दलों को छोड़ करके आते हैं, ये भ्रष्टाचार का चैप्टर नंबर 1 है भारतीय राजनीति का। भाई आप या तो उनको वहीं रहने दीजिए, या अगर वो आने के लिए आतुर हैं तो अगले चुनाव का इंतजार करें, फिर से चुन करके आए और अगली बार जब सरकार बने तो आप उनको लें। अभी कोई भी मंत्री बनने के लिए आएगा, 10-5 और साथियों को ले आएगा, तो ये भ्रष्टाचार का मूल है। आप पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ते हैं लेकिन और उसके बाद चौधरी साहब, उनको मेरा एक निवेदन है कि जब आप जो है एक एमपी के बल पर केंद्र सरकार को गिरा देंगे, जब आप विदेशी आकाओं के इशारे पर देश में पॉलिटिकल सबवर्जन करेंगे और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करेंगे, पूरे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, आप कहेंगे कि देश में इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। उसके बावजूद भी हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना रेजिलिएंट और इतना मैच्योर था कि उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो जब कांग्रेस वर्तमान मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के बाद भी उसके अस्तित्व को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो क्या किया भट्ट जाए साहब भाई? भट्ट साहब जब इस देश के लोगों ने ही उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया, तो शेयर मार्केट क्यों गंभीरता से लेगा? देखिए वो इस समय वैष्णो देवी की यात्रा पर है। आप जो है वो क्या बोलते हैं, उनको जो है वो देवता तुल्य मानिए, देव निंदा ना कीजिए।
क्या करें, जब अखिलेश यादव राम नाम का चोला ओढ़ने को तैयार है तो उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। नहीं, 16 लोगों में राहुल गांधी का कंपटीशन साइन हो नहीं गया था। है, जो हैं? जो ये लेटर तो पाकिस्तान को गया है उसमें राहुल गांधी का सिग्नेचर नहीं था। मुझे बहुत धक्का लगा देख करके ये हाँ, ये धक्के की बात तो है ही। 16 महान लोगों का। अबे आपको पता नहीं, उसमें योगेंद्र यादव का भी नाम नहीं था, कपिल सिब्बल का भी नाम नहीं था। ये तो बहुत बड़ा तो बताइए, धक्का है। शाहिद सिद्दीकी का नाम था उसमें। शाहिद सिद्दीकी का नाम था? ऐसे तो कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन ये बताइए ओंकार जी, वो 2/3 की व्यवस्था हो गई क्या पूरी? हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस बार वो ऐसे पेश नहीं करेंगे, पहले भी बहुत सोच समझ करके पेश हुआ था। उसका एक राजनीतिक मकसद था, पता था उनको कि ये गिरेगा, और गिरने के बाद उनको पश्चिम बंगाल में एक मुद्दा हाथ लग जाएगा। वो उन्होंने अपने अगले ही दिन से अपनी जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने कहना भी शुरू कर दिया था कि ये लोग महिला विरोधी हैं। तो उसका फायदा उनको वहां मिला भी। पहले से ही महिला एक्चुअल में टीएमसी के भी खिलाफ थी, कांग्रेस की तो वहां कोई हैसियत नहीं बची है। वामपंथियों ने और कांग्रेस ने तो एक्चुअल में जो घर फूंक तमाशा देखा था ना 2021 के चुनाव में, कि उन्होंने राहुल गांधी ने नक्सलबाड़ी में सिर्फ एक सभा की थी, उसके बाद वो बंगाल में जाकर के नहीं झांके। और यही उसी का नतीजा था कि कांग्रेस के जो 2021 से पहले वाले सदन में 44 मेंबर थे, 44 एमएलए थे, 2021 के चुनाव में शून्य हो गए थे। बाद में एक उपचुनाव जीत गई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन शून्य हो गए थे। वामपंथियों की भी यही दुर्दशा हुई थी, 22 से घट करके शून्य हुए थे, और ये सारा कुछ बीजेपी के पास चला गया और वो 77 सीटों पर चली गई थी। तो ये घर फूंक तमाशा वहां देखा था, जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने देखा था कि बीजेपी को रोको किसी भी तरीके से, चाहे केजरीवाल की सरकार बन जाए। और उसके बाद देखिए क्या हालत हुई है दिल्ली में। खाता नहीं खुल रहा है 6 चुनाव से, 3 लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव। कांग्रेस एक सीट के लिए तरस गई है, विधानसभा में भी खाता नहीं खुल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हुई है वो तो इन्हीं सब कारणों के चलते हुई है। तो एक बहुत जी पुराना फिल्मी गाना है कि वो नाव क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। तो बंगाल के बाद जो है नाव बह गई है, अब केवल किनारा बचाने की चुनौती है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कांग्रेस के कहा, बाद सामने भी। नाव तो भैया अभी देखिए आप महुआ मोइत्रा को अंडर रेट कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा जो है वो अपनी अलग से बनाएंगी पार्टी और उसको कांग्रेस में मर्ज तो, करेंगी। तो अब जो है नाव नाव बह गई, किनारा बचाने की चुनौती है। और अप्रैल में पीएम ने तो लोकसभा में कहा था कि यदि ये बिल डिफीट हो गया तो इसका राजनीतिक लाभ हमको होगा और विपक्ष इसको हमें लाभ लेने से रोक नहीं सकता। पीएम ने साफ साफ कहा था। और उस समय साफ लग रहा था कि सरकार ने कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की है, केवल ट्रायल बैलून के रूप में उसको रखा है। और वो चिंतित नहीं थे कि बिल डिफीट हो जाएगा तो हो जाए। तो फर्क बहुत आ गया है। और बंगाल के चुनाव के बाद इतना ज्यादा फर्क आ गया है अब देश की राजनीति में। सुनामी आ रही है ढाका से लेकर के इस्लामाबाद तक। और यूपी और पंजाब उसके बीच में पड़ता है। ये और बड़ी समस्या है। ये बिल संजय जी बहुत जल्दबाजी में नहीं आएगा। जब चीजें जी। व्यवस्थित हो जाएंगी सारी, वो तभी बिल री इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को बजट सत्र तक का इंतजार करना पड़ सकता है, तब तक चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। और जहां तक महुआ मोइत्रा की बात आपने की है, देखिए जो जो महुआ मोइत्रा ने किया है वो तो ना टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कर पाई, ना अखिलेश वो अभिषेक कर पाए, ना कल्याण बनर्जी, ना डेरेक ओब्रायन वगैरह। वो टीएमसी का झंडा लेकर के उसी बालकनी में आकर के खड़ी हो गई जिस बालकनी में उनके ऊपर टमाटर बैंगन वगैरह फेंके गए थे। और वहां खड़े होकर के उन्होंने लगभग चुनौती देते हुए वीडियो जारी करवाया, बनवाया और जारी करवाया। तो शेरनी कौन है फिर टीएमसी में, ममता बनर्जी की पार्टी में?
महुआ मोहित्रा। और तो किसी की हिम्मत पड़ी नहीं कि वो झंडा लेकर के पार्टी का इस तरीके से जेस्चर दिखाए। एक बात बताइए मुझको, क्या शेर जो है वो, या शेरनी, वो अंडों से डरता है? डिम, इसको डिम कहते हैं। डिम, हाँ डीजे, डिम और जूतो, डीजे, डिम और डिम और जूतो, हाँ जूतो। डीजे कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये शेर और शेरनी जो है ये अंडों से क्यों इतना डरते बेइज्जती से डरते फिलहाल हैं, तो मामला इससे तो क्या डर रहे हैं। तो फिर कैसे शेर हुए? ये भाई तो फिर शेर का अपना एक सम्मान होता है ना, तो लोमड़ी उसकी लोमड़ी बेइज्जती, उसकी सरेआम बेइज्जती होगी तो बेचारे को शर्म तो आएगी, लिहाज तो आएगा। ये भी जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि इन लोगों में शर्म लिहाज है। चलिए कोई बात नहीं। अब लेकिन जो हो रहा है तो मामला बंगाल का, मामला फिर से पहुंच गया है चुनाव आयोग में अब तो। हाँ फिर से पहुंच गया है। वो कह रहे हैं कि साहब हम ही हैं, यही 64 लेजिस्लेटर्स हमारे पास है, मेजॉरिटी काउंसलर्स हमारे पास है, मेजॉरिटी मेंबर्स हमारे पास है, इसलिए हम ही हैं जो कुछ है। और मजे की बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने जो माहौल बना दिया है बंगाल में, खास तौर से भट्ट साहब, ये देखिए कि अभी जो लेटेस्ट 2 लेजिस्लेशन जो लाए हैं वो, बाकी तो बहुत सारे काम वो बहुत कर चुके हैं। उन्होंने तो वो बहुत नाम बहुत बड़े नाम होंगे। परिवर्तन के लिए कमेटी तक बना दी कार्तिक महाराज की अध्यक्षता में। और अब वो जो 2 लेजिस्लेशन लाए हैं, तो वो तो 2 लेजिस्लेशन पास होते ही वो तो योगी जी के बराबर आ गए, क्योंकि जैसे आपका गैंगस्टर्स एक्ट है तो वो ले आए हैं वो पब्लिक सेफ्टी एंड एंटी सोशल प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। और दूसरा उनका एक हुआ करता था जप्ती वप्ती का और मुआवजे का ऑक्शन करने का, और वो उसका भी आ एक गया कोई है। प्रावधान ले आए हैं। वो एक पुराना एक्ट है, वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एक्ट, उसमें अमेंडमेंट करके ले आए हैं। तो अब तो उनको इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई हैं जितनी योगी जी को प्राप्त है। तो योगी जी उन्होंने असली असली शेर तो एक्चुअल में शुभेंदु अधिकारी ही साबित हुए हैं, ये सब तो नकली शेर साबित हुए हैं। बिल्कुल सही सब कहा। पिछले 20 साल में पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में मुहर्रम कब आया कब चला गया कोई खबर नहीं बनी। वरना ममता बनर्जी की 15 साल में मुहर्रम हर साल बड़ी खबर बनती थी। ये फर्क आया है बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद। बल्कि ज्यादा गुंडागर्दी मुहर्रम के दिनों में के दिन पे मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, बिहार में हुई, यूपी में भी कुछ जगह करने का प्रयास किया गया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। राजस्थान में तो क्या हुई, लेकिन महाराष्ट्र में हुई काफी। महाराष्ट्र में काफी हुई। हाँ। तो राजस्थान में लेकिन इतना बंगाल बिल्कुल नहीं। में बिल्कुल शांति थी। राजस्थान की तो स्थिति यह है कि साहब अभी जो पुरानी जो स्वस्थ परंपराएं जो चली आ रही हैं उनको अभी तक रोका नहीं गया है। स्वस्थ परंपराओं की बात है। आप नहीं, वो जानते हैं स्वस्थ बाड़मेर में डेमोलिशन देख रहा हूं मैं, काफी हो रहा है बाड़मेर में, जैसलमेर में। और कांग्रेस के हिंदू एमएलए बहुत उसके ऊपर छाती पीट रहे हैं कि भाई ये बड़ा अत्याचार हो रहा है। और किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि ये जमीन उनकी है या कैसे उनको मिली। और एक तो कह रहा है कि मुझे राजस्थान गवर्नमेंट ने 35 लाख रुपए की ग्रांट दी थी इसके लिए और मैंने उससे मस्जिद बनाई है। और लैंड का पता नहीं है। आपकी आपकी गवर्नमेंट बहुत महान है, बिना लैंड ओनरशिप को कंफर्म किए पैसा भी दे दिया। तो हमारे यहाँ तो अलग अलग आती है ना सरकारें, कोई एक सरकार थोड़ी है। ये कांग्रेस इससे पहले गवर्नमेंट ने गहलोत दिया, साहब की अशोक गहलोत सरकार थी, गवर्नमेंट ने, अब गहलोत साहब की गहलोत साहब ने सरकार दिया। थी। अब गहलोत तो साहब को कांग्रेस किनारे कांग्रेस लगाने सरकार तो की, बहुत कुछ कर कांग्रेस सरकार तो बहुत कुछ करती रही है। बहुत कुछ करती लोकसभा रही है। चुनाव से पहले, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मनमोहन सिंह ने क्या किया था दिल्ली में, आप भूल गए? 123 संपत्तियां वक्फ को दान कर दी थी। हाँ 143 ये 149 की कुछ आसपास ना 123 थी, 123। तो कांग्रेस तो बहुत कुछ करती रही है साहब।
देखिए, राजस्थान की बता दूं थोड़ी सी, चूंकि राजस्थान का प्रसंग आ गया कि राजस्थान में इस समय एक, जैसे कांग्रेस के लगभग हर प्रदेश में होता है, इस समय यहाँ पर अशोक गहलोत को ठिकाने लगाने की मुहिम चली हुई है। वो अशोक गहलोत को इतने हल्के तो है नहीं कि उनको आसानी से ठिकाने लगा दिया जाए। तो अब हमारे भजन लाल जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब कि यदि विपक्ष अपने आप अपनी आत्महत्या करने पर उतारू है, तो हम कुछ भी क्यों करें? इसलिए वो आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं तमाशा। जैसे पंजाब का बताइए ओंकार जी, पंजाब का ये जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद क्या हाल है वहाँ पे कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस में मेरे नया पास समाचार नहीं। ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो विद्रोह के रास्ते पर चल चुके हैं। उनको तो वहां संयोजक बनाया गया है चुनाव अभियान समिति का। चुनाव अभियान सहयोग थे नहीं, उनको तो राजा वार्डिंग को हटा के और अध्यक्ष बनना था। अध्यक्ष उनको दिया नहीं गया, तो कह रहे झुंझुनू मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। ऐसी सूचना है मेरे पास, आप बताएं। देखिए, वो तो निकल करके सामने आ जाएगी अगर ऐसा कुछ है, लेकिन वहां कई दूसरे और नेता बड़े नाराज हैं। मनीष तिवारी का तो बयान ही आ गया है। मनीष तिवारी जो है वो तो काफी नाराज हैं। उन्होंने तो बाकायदा ट्विटर पर, एक्स पर लंबा चौड़ा एक बयान जारी किया है और ये बताया है कि वो कब से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और किन किन के साथ सेवा कर चुके हैं। उनकी पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। अब कई तरह की चीजें आ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं जी वो भी कन्वर्टेड है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। हकीकत ये है कि वो राजीव गांधी के समय से सक्रिय हैं और यूथ कांग्रेस में रहे हैं और कई बार के सांसद हैं। वो लुधियाना से भी सांसद रहे, वो चंडीगढ़ से भी दूसरी तीसरी बार सांसद हैं, वो आनंदपुर साहब से भी शायद एक बार चुने जा चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जितनी सक्रियता कांग्रेस में रहनी चाहिए उतनी किसी की भी नहीं है। मनीष तिवारी तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन चरणजीत चन्नी को इतना आगे लाने वाला है कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर, और जिनका, चलिए एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या भाई बहन उनसे नाराज चले आ रहे थे, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए जिनको आगे लाए थे, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने क्या करके दिया कांग्रेस के लिए? कांग्रेस का कबाड़ा ही किया। और उसके बाद उनको रिप्लेस करने के लिए चरणजीत चन्नी को लेकर के आए, जिन पर तमाम तरह के आरोप हैं। अगेन, ये अब दलित है नहीं, इनके बारे में तमाम तरह की खबरें उसी समय आ गई थी। वो तो क्रिश्चियन है जी। और फिर बाद में ये बात भी आई कि 10 जनपद की पहली पसंद वो बने ही इसलिए। पर जो भी समय उनको मिला, क्या किया उन्होंने कांग्रेस के लिए? तो अब अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी जाग गई हैं कि राजा वड़िंग की जगह उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए, तो भाई इस तरह की डिमांड तो फिर वहां कई लोग कर सकते हैं। प्रताप बाजवा भी कर सकते हैं, हालांकि वो तो अब विधायक दल के नेता हैं। तो पंजाब में जो थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती थी कांग्रेस के लिए, वो उसका नेतृत्व खुद ही खत्म कर रहा है। और ये कोई पहली व्यथा कथा नहीं है कांग्रेस के लिए। अलग अलग राज्यों में यही होता है, चुनाव से पहले ही रायता बिखेरा जाता है, चुनाव से पहले ही लोगों को आपस में लड़ने का और केंद्र से भी लड़ने का पूरा मौका दे दिया जाता है, माहौल बना दिया जाता है। तो वही हमें दिखाई दे रहा है। जी जी, तो ओंकार जी संभवतः जाना चाहेंगे, उन्होंने मुझसे 5-10 तक का समय लिया था, तो यदि आप जी, चाहें कंटिन्यू तो करना चाहेंगे आप कंटिन्यू करिए जी, मुझे हाँ, अगले प्रोग्राम की हम भट्ट तैयारी। साहब के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। जी जी। तो नहीं, you वीरेन जी, have already covered 40 minutes, yes. वीरेन जी,
जी। आपने आरंभ में संकेत दिया था, अब थोड़ा-सा उसका विस्तृत बात करना चाहूँगा कि ये जो लाइन लेंथ बिगड़ी है अखिलेश यादव की, तो उस दिशा में अखिलेश यादव अब क्या करना चाह रहे हैं? ये ओवैसी के आने से क्या इनकी लाइन लेंथ में और भी अधिक बिगाड़ आएगा? देखिए, ओवैसी तो फैक्टर यहाँ पे 10 साल से बने हुए हैं। एक सीट है बहराइच में जहाँ पे 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। वहाँ पे वो अभी 2 हफ्ते पहले आए थे, मीटिंग करके गए हैं। सबसे पहला जो उनकी पार्टी में जो बेचैनी है वो ये है कि मुरादाबाद की लोकसभा सीट से रुचि वीरा इस समय एमपी हैं, जो कि राजपूत समुदाय की हैं, ठाकुर हैं। और वहाँ पे इसे एक एमएलए है कमाल अख्तर, जो पहले राज्यसभा का एमपी रह चुका है। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के यूपी विधानसभा में चीफ व्हिप हैं। दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ा कि अखिलेश यादव को पिछले हफ्ते लखनऊ में मीटिंग करनी पड़ी और बाद में उन्होंने कमाल अख्तर से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो उसने इस्तीफा दे दिया और उसने और अच्छा अब तो सोशल मीडिया आ गया है, तो उसने बहुत ग्रजिंग एक ट्वीट किया कि साहब मैं तो अखिलेश यादव का सिपाही हूँ और उनके आदेशों के अनुसार ही कार्य करूँगा। अब अखिलेश यादव को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम पिछले 2 विधानसभा चुनाव हारे, 2 लोकसभा चुनाव हारे। 2024 में हमने अपना मैदान बचा लिया क्योंकि हम जात का मुद्दा खड़ा कर पाने में सफल हो गए थे। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब ये तीसरा लगातार विधानसभा चुनाव है। बंगाल के चुनाव के बाद उनको ये समझ में आ गया है कि अब हिंदू वोट आइडेंटिटी के नाम का वोट अब बन गया है। और मैं अगर रामधारी सिंह दिनकर को कहूँ, ये जो उन्होंने लिखा था आज से 60 साल 65 साल पहले, बल्कि और 70 साल पहले सन 52-54 में संस्कृति के 4 अध्याय में, कि भारत इसलिए गुलाम रहा कि भारत की राजनीतिक चेतना मंद हो गई थी। बंगाल के बाद ये देश को मालूम हो गया है कि भारत की चेतना अब मंद नहीं है, वो बहुत तेजी से मुखर हो रही है। मुलायम सिंह यादव 2014 में उन्होंने कहा था कि बीजेपी यदि इसी तरह से अगर आगे बढ़ती रही, तो पढ़ा-लिखा यादव भी अब बीजेपी को ही वोट करेगा। तो और और जो जो बात इंडियन मीडिया में ज़्यादा डिस्कस नहीं होती है कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो काट बीजेपी ने ढूँढा है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के ज़रिए, समावेशी राजनीति के ज़रिए, बीजेपी जात की राजनीति नहीं करती ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन बीजेपी का एक ऐसा छतरी है, एक ऐसा अम्ब्रेला है, जिसका नाम है हिंदुत्व, जिसके अंदर सभी जातियाँ शामिल हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी को इसका काट समझ में नहीं आ रहा है। और जैसा मैंने अभी कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं और जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, ये मुस्लिम वोट ट्रैप में फँसी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है वो आदमी, जो अयोध्या भी चला गया वो। अभी अखिलेश यादव ये साहस नहीं कर पाए हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने मेरा अपना मानना है कि एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और वो 37 लोकसभा सीटें मिल जाने से जो उसका स्टॉक है, वो बिल्कुल एआई स्टॉक की तरीके से आर्टिफिशियली बहुत बढ़ गया आगे। जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक है, NVIDIA और कौन-कौन, ये बहुत हाइली ओवर वैल्यूड हैं। और ये समाजवादी पार्टी में 2 साल ये माहौल बना रहा कि 37 सीट जीतने का मतलब है हमारी 185 सीटें विधानसभा में आ गई हैं। एक लोकसभा सीट में 5 असेंबली सेगमेंट होते हैं और यूपी विधानसभा में मेजॉरिटी के लिए चाहिए और 203 मेजॉरिटी 204। मतलब कांग्रेस को मिला के तो मेजॉरिटी पे आ गए ना वो। हाँ, मेजॉरिटी पे आ 200 गए। तो 215 पे आ बंगाल गए। के चुनाव तो बंगाल के चुनाव के बाद उनका ये वो जो अपनी बनाई हुई दुनिया में जी रहे थे, वो सपना उनका जो जो हवाई महल था, जो जो उन्होंने सपने में बुना था, वो ध्वस्त हो गया। और मंदिर का मुद्दा आए हुए 1 महीना हो गया है। आप बताइए समाजवादी पार्टी अब केवल मंदिर की बात कर रही है। जो जो पार्टी हमेशा मस्जिद की पार्टी थी, वो आज मंदिर की बात कर रही है। और समाजवादी पार्टी के इतना बोलने के कारण ही योगी आदित्यनाथ को इतना बढ़िया संदर्भ मिल गया, इतना बढ़िया कॉन्टेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइड करा दिया अखिलेश यादव ने कि अब योगी जी उनको याद दिला रहे हैं कि आपने अयोध्या में क्या किया था। उन्होंने यहाँ तक भी कहा मथुरा में कि आप अयोध्या की छोड़िए, राम जन्मभूमि के बारे में बात करिए। तो और नहीं, नहीं, आपको याद होगा आजकल कृष्ण ये वीडियो जन्मभूमि।
कृष्ण जन्मभूमि के बारे में जी, बात हाँ, की। हाँ, किस जन्मभूमि के बारे में। या आजकल एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, यादव मुलायम सिंह यादव और लालू यादव लोकसभा में अगल-बगल बैठे हुए हैं और मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि अगर तुम हिंदू-मुस्लिम को लड़ाओगे, तो हम राम-कृष्ण को लड़ा देंगे। अब अखिलेश यादव के सामने अगर साहस हो, तो आज 2026 में वो ये बात कह के दिखाएँ। उनमें ये बात बोलने का साहस नहीं है। तो अब जो जैसा मैंने कहा कि अब हिंदू चेतना का विस्तार हो रहा है, लेकिन ये किसी भी वर्ग समुदाय के विरुद्ध नहीं है। और बीजेपी ने एक काम और किया है, बीजेपी जाति की राजनीति खुद तो कर नहीं सकती, तो उसने इस काम के लिए ओम प्रकाश राजभर को लगा दिया है। अब ओम प्रकाश राजभर जो है सुबह उठते ही पहला काम करता है, एक एक ढाई पेज का ट्वीट करता है वो और वो कहता है कि ये समाजवादी पार्टी का यादव मुस्लिम गठबंधन जो है वो दलित और अति पिछड़ी जातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समाजवादी पार्टी उसका जवाब नहीं दे पाती है। और जब मोहन यादव का जो है आपका उज्जैन का लैंड स्कैंडल आया, तो उसने भी फिर जो है 1.5 मीटर लंबा जो उसने ट्वीट लिखा, कहा वो जो जो चंद्रपाल यादव झांसी का एमपी था, उसका दामाद भारत यादव बहुत सीनियर आईएएस अफ़सर है मध्य प्रदेश में, वहाँ के परिवहन निगम का चेयरमैन है और अखिलेश यादव ने भारत यादव के मार्फत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अब अखिलेश यादव पहले मोहन यादव का मज़ाक बनाते थे जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब वो मोहन यादव के पक्ष में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि साहब वो जो है बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को हटाने के बाद योगी आदित्यनाथ को हटाएगी। अरे भाई बीजेपी क्या करेगी? ये तय करना है बीजेपी को। ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिल गई? अब इस तरह के हल्के बयानों का कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं है। अब ये बयान उन्होंने दिया आज लोगों को याद नहीं होगा उन्होंने बयान कब दिया था। तो ओम प्रकाश राजभर जो है बहुत ठीक से सेवा कर रहे हैं इस समय समाजवादी पार्टी की। दूसरी चिंता ये है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई अच्छा गठबंधन का पार्टनर नहीं है। 2022 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल था। राष्ट्रीय लोकदल अब बहुत मजबूती से बीजेपी के साथ है, मंत्रिमंडल में शामिल है। ईस्टर्न यूपी में ओम प्रकाश राजभर थे इनके सबसे बड़े अलायंस पार्टनर आज वो बीजेपी में शामिल हैं। गाज़ीपुर, आज़मगढ़, मऊ और बलिया इस सब इलाकों में जो समाजवादी पार्टी को जो अच्छी सफलता मिली थी, उसमें बहुत बड़ा रोल ओम प्रकाश राजभर का था। वो हुँ। अकेले हैं और दूसरे कांग्रेस से जो सीटों का बँटवारा है, उसको लेकर के भी काफ़ी तनाव है। समाजवादी पार्टी को ये मालूम है देखिए कि एक ठीक है, वो बहुत बड़ी पार्टी यूपी में है। एक मुझको ये बताया गया है कि ये कांग्रेस के सामने इसलिए भी लाचार हैं कि इनके जो पैसे थे, जो इन्होंने आईपैक को दिए थे, वो डूब गए। जी। तो इसलिए इनके पास पैसों की चलिए, कमी हो गई। ये बातें रिकॉर्ड में नहीं लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ी पार्टी है, ठीक है। दे कैन डिक्टेट टर्म्स टू द कांग्रेस लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एंटी बीजेपी, एंटी मोदी नैरेटिव कांग्रेस ही बनाएगी, कांग्रेस ही बना सकती है। समाजवादी पार्टी 37 एमपी के बावजूद कभी भी बीजेपी के खिलाफ नेशनल नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कांग्रेस के यहाँ पे अगर 2 एमएलए हैं, तो आप उनसे जो है आप उनको बहुत ही हल्के में लेके कहेंगे नहीं ठीक है तो तुम ले लो 20 सीटें, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब की बार कांग्रेस जो है और जो नया उनका जो नया इंचार्ज उन्होंने अभी अपॉइंट किया है एआईसीसी का राजेंद्र गौतम, कल तो उसने कहा कि हम आधी-आधी सीटें लड़ेंगे। अब हुँ। कांग्रेस को सीटें समाजवादी पार्टी 200 सीट दे देगी, तो इनके पास बचेगा क्या? तो कांग्रेस ने बिल्कुल हार्ड बार्गेन की तैयारी कर ली है इनके साथ और कांग्रेस जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की और मध्य उत्तर प्रदेश की जो भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहाँ मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, वहीं पर कांग्रेस का जोर रहेगा। और और समाजवादी पार्टी को मालूम है कि आसाम में, बंगाल में बीजेपी ने मुस्लिम वीटो समाप्त कर दिया है। बड़े-बड़े विद्वानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आसाम में 40% मुस्लिम आबादी है और बीजेपी की सीटें 60% कैसे आ गईं? बंगाल में मुसलमान आबादी 30% है और बीजेपी की सीटें 294 में 208 कैसे आ गईं? और प्लस जब तृणमूल कांग्रेस टूटी, तो उसमें भी 18 एमएलए मुस्लिम टूट के आ गए ममता बनर्जी से बगावत करके। तो ये जो हिंदू-मुस्लिम की बाइनरी में जो राजनीति में जो जो वामपंथियों की जो आदत है, जो संस्कार है, वो हर चीज़ हमेशा बाइनरी में देखते हैं। वो तो महिला-पुरुष में भी बाइनरी पैदा कर देते हैं कि हर स्त्री जो है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और हर पुरुष अत्याचारी है। ये उनकी थ्योरी है।
तो ये जो कम्युनिस्टों के संस्कार से जो पॉलिटिक्स जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं और अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो डेड एंड पे आ गई है बंगाल के चुनाव के बाद। ये इनको समझ में आ रहा है। और आप देखिए यूपी में पिछले 3 सालों में इतने बड़े पैमाने पर, संभल में तो बड़े पैमाने पर मस्जिदें, मदरसे और दरगाहें, मज़ारें जो सब अवैध कब्ज़ा करके बनी हुई थी, सबका डिमोलिशन हुआ। क्या एक पे बयान आया अखिलेश यादव का? और यूपी गवर्नमेंट संभल को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने में 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। संभल जहां हिंदू आबादी मुश्किल से 20-25% रह गई थी, वो हिंदू तीर्थ के रूप में अब विकसित हो रहा है। ये है योगी जी के डंडे का कमाल। तो मुस्लिम वीटो जो है अभी तो खाली चुनाव में ध्वस्त हुआ है पश्चिम बंगाल में, यूपी में तो धरातल पे हो रहा है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में जाएँ। और ये उनको अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुत्व की पिच पर अगर वो खेलेंगे, तो जो उनकी जो जो रही-सही पूँजी है, वो भी जाएगी। वो उनके उससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो और दूसरे कांग्रेस से जो है सीटों के ऊपर जो जो हार्ड बार्गेन होने वाली है। और कोई ये नहीं कह रहा है, अब ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये निजी बातचीत में भी कहना छोड़ दिया कि हम सत्ता में आ रहे हैं अगले साल। क्योंकि अब ये उनको दिखाई पड़ रहा है कि राइटिंग ऑन द वॉल आर वेरी क्लियर। और इस चुनाव के हारने के बाद और वैसे एक समाजवादी बात और पार्टी भी के सामने एक बात जी, और भी है इसमें कि कांग्रेस को जितनी ज़्यादा सीटें देंगे, तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो 20-30% के ऊपर रहता नहीं है। आपको पता है उनका स्ट्राइक रेट तो लोकसभा में भी इतना ही था। 17 सीटें लड़े थे वो, कितने लड़े थे? 18। सर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 से अधिक नहीं, सीटें नहीं। मिली थी ऑफिशियली, 125 तो मिली थी कुल। और उनके एमएलए जीते थे 5 या 6 और 22 में केवल 2 आए तो मैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा। 6 सीटें जीते हैं, जी, तो उनको 17 या 18 सीटें मिली थी, तो उसमें भी उनका जो स्ट्राइक रेट है, वो 1/3 का ही है। टोटल 17 सीट मिली थी कांग्रेस को हाँ, हाँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो 35% ये है। स्ट्राइक रेट है, ये उनका बेस्ट एवर है। हाँ, हुँ। और इसीलिए अखिलेश का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, तो अखिलेश का स्ट्राइक रेट 50% के ऊपर था, तो 60% था। अब जो है और एक बात जो अब कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी में ये बात समझ में आने लगी है कि जिस पॉलिटिकल मॉडल से बीजेपी ने बंगाल का चुनाव लड़ा, उस पॉलिटिकल मॉडल से कांग्रेस कभी लड़ ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल 2018 की विजयदशमी के उपलक्ष्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यक्रम में उनको जो है इनवाइट किया गया। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा इसकी आलोचना की। तब एक जर्नलिस्ट ने लिखा था कि ये बीजेपी का बंगाल के भद्रलोक के लिए आउटरीच है। आज से 8 साल पहले और हज़ारों लोग बीजेपी के इट मे बी 50,000 इट मे बी 1 लाख 10 साल से बंगाल में काम कर रहे थे। और वो ये नहीं कहते थे कि भाई जो है तुम बीजेपी को वोट दो। बस बताते थे कि ये करना है कि ये हो रहा है देश में, ये है बंगाल की हालत। और परिणाम सामने आया ना। और प्रशांत किशोर क्या बोलता था कि हिंदुओं की आबादी तो वहाँ पे 70% है और जब 70% का 90% वोट देंगे बीजेपी को, तभी बीजेपी वहाँ जीत सकती है। लेकिन बीजेपी कैसे जीती? और जितना हल्ला मचाया गया एसआईआर को लेकर के, 27 लाख वोट कटे थे बंगाल में, यूपी में 2.5 करोड़ कट गए। कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो अब जो है जो और अभी से ये लोगों का आकलन आना शुरू हो गया है कि इस बार बीजेपी 403 में इसकी सीटों की संख्या 300 के पार जा सकती है। और अभी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अंग्रेजी के अखबार की, उन्होंने एक खबर लिखी है, लोगों को ये चिंता नहीं कि समाजवादी पार्टी आ जाएगी, लोगों को चिंता ये है कहीं बीजेपी ना आई तो। तो जो पूरा जो अब जो है माहौल योगी जी ने यूपी में बना दिया है, जिस स्टेज पे वो यूपी को ले आए हैं, फॉरगेट डेवलपमेंट वर्क्स, ओवरऑल जनता का जो मोराल है, जो कॉन्फिडेंस है कि वो उसमें जो चेंज आ गया है, अब ये कहीं से अगर इसको झटका लगा, देन इट विल बी a huge setback for the
स्टेट एंड द पीपल। और इस बीच में मैं एक बात कहूँगा, सबसे ज़िम्मेदार अगर इस बीच में किसी का स्टैंड रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन मायावती जी। बिल्कुल, वो बिल्कुल, कभी भी एब्सोल्यूटली। वो कभी भी पॉलिटिकली करेक्ट होने की चिंता नहीं करती। वो चाहे अयोध्या का मामला हो, मंदिर का मामला हो या कोई भी मामला जाति का हो, उनका स्टैंड हमेशा बहुत ही बैलेंस्ड होता है, भले उनके किसी वोट बैंक के हिस्से को पसंद ना आए। तो ये जो उन्होंने और बहन जी अब की बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये भी सबसे बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए। जी। अगर बहन जी चुनाव लड़ गई तो। जी। जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र जी को और अभी हमारे साथ थे ओंकार जी, उन दोनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।